हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो आज की इस कक्षा में हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं छायावादी युग। इससे पहले की कक्षा में हमने द्विवेदी युग का, उसके काव्य का, उसके गद्य में, उसकी उपन्यास, नाटक, आलोचना, यात्रा वृत्तांत, निबंध इत्यादि विधाओं का हमने दोस्तों विस्तृत अध्ययन किया था। तो आज हम छायावाद में कौन कौन से कवि आते हैं, उनकी क्या क्या दोस्तों विशेषता है। ये कवि दोस्तों जिस प्रकार काव्य में अपनी भूमिका निभाते हैं उसी प्रकार गद्य में भी बराबर की भूमिका निभाते हैं। तो चलिए, छायावाद की बढ़ोतरी क्या है, किस प्रकार का नामकरण है, कब से इसकी समय सीमा मानी जाती है, तो वो हम आपको बताते हैं। छायावाद का जो समय है दोस्तों 1918 से लेकर के 1936 है, वो विशेष रूप से माना गया है। अब इसमें इसके बारे में विभिन्न विद्वानों के मत क्या क्या हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि 1918 में आया था आपका झरना, आया था झरना, ठीक है, जो कि प्रसाद का था। तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, वो मानते हैं कि भाई छायावाद की जो शुरुआत है वो हमें 1918 से माननी चाहिए। और जो 1938 है, 1938 में आपका पंत ने रूपाब नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था। युगांत का 1936 में किया था, ठीक है। इस आधार पर यहाँ पर माना गया है कि 1918 तो झरना से ले लीजिए और 1936 में युगांत का उन्होंने संपादन किया था। तो युग का अंत यानी कि छायावादी युग की समाप्ति की जो घोषणा करता था। लेकिन 1936 में दोस्तों वास्तविक रूप से छायावाद की कविता की समाप्ति एकदम से नहीं हो जाती है। जहाँ पर आपकी कामायनी जैसी रचना है वो आती है, उसके बाद में आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की राम की शक्ति पूजा आती है। उसी समय छायावाद की जो हम समाप्ति मान लेना है वो उचित नहीं है। तो फिर 1938 तक है जो रूपाब नामक पत्रिका है वो प्रगतिवादी पत्रिका मानी जाती है। और जो प्रगतिवाद की शुरुआत होती है वो 1938 में पंत की रूपाब नामक पत्रिका के संपादन से होती है। तो 1918 से लेकर के 1938 है वो डॉक्टर नगेंद्र है 1918 से 1938 तक इस प्रकार मानते हैं कि भाई 1918 जो छायावाद है, ठीक है, उसमें झरना है, उससे लेकर के और 1918 यानी रूपा पत्रिका के प्रकाशन तक हिंदी का छायावाद की समय सीमा डॉक्टर नगेंद्र मानते हैं। अब कुछ विद्वान क्या करते हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कुछ मानते हैं कि भाई 1916 में आपके निराला की जूही की कली आ गई थी, लेकिन दोस्तों उसमें भी आपके पूर्ण रूप से छायावाद की जो विशेषताएं देखने को नहीं मिलती हैं। कुछ मानते हैं कि भाई 1920 से हम मान लीजिए 1936 तक, ठीक है। 1920 तक क्यों कि 1920 में आपके जो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं उन्होंने यहाँ पर सरस्वती पत्रिका का संपादन 1920 तक इन्होंने किया था। तो इसीलिए द्विवेदी युग की सीमा 1920 तक और 1920 से लेकर के हमें छायावाद की सीमा माननी चाहिए। 1936 तक वही है आपके युगांत। और कुछ मानते हैं कि 1920 से मान लीजिए 1938 तक मान लीजिए, ठीक है। 1920 में आपके मुकुटधर पांडे का हिंदी छायावाद का एक निबंध आया था, तो उसके आधार पर भी ये समय सीमा मानी जाती है। लेकिन आपको मोटे मोटे तौर पर मानना चाहिए कि 1918 से लेकर के, यदि डॉक्टर नगेंद्र के हिसाब से पूछे तो 1918 से लेकर के 38 तक, और यदि आपसे सामान्य सीमा पूछे तो 1918 से 36 या फिर 1920 से लेकर के 36 तक की समय सीमा है वो आपके छायावाद की मानी जाती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा किस किस प्रकार है। तो किसी भी पुस्तक में दोस्तों जो सन हैं या डेट हैं वो आपकी गलत नहीं होती हैं, वो उन्होंने किस आधार पर रखी हैं, किस विद्वान के आधार पर, शुक्ल के आधार पर रखी है। तो शुक्ल हैं वो तो आपके 1929 तक के इतिहास का वर्णन करते हैं, तो वो तो यहाँ पर 1929 तक ही यहाँ पर छायावाद का पूर्ण रूप से वो विश्लेषण करते भी नहीं है। जो दूसरा संस्करण आता है 1940 में, उसमें आपके है वो छायावाद की पूर्ण अभिव्यक्ति मिलती है, ठीक है। तो शुक्ल का इतिहास है वो आपके आदिकाल से लेकर के आपके छायावाद तक माना जाता है। तो ये चीज़ें आपकी मुख्य रूप से माननी चाहिए। तो अब चलिए हम पढ़ते हैं। छायावाद का समय सन 1918 से 1938 तक माना जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का आरंभ 1918 से माना है, ठीक है, और 1918 से ही डॉक्टर नगेंद्र ने माना है, लेकिन उन्होंने 1938 तक माना है। शुक्ल हैं वो 36 तक मानते हैं। इस काल के आसपास साहित्य में एक नए मोड़ का आरंभ हो गया था, जो पुरानी काव्य पद्धति को छोड़ करके नई पद्धति के निर्माण का सूचक था। निराला की जूही की कली 1916, पंत और पल्लव
पंत की पल्लव की कुछ कविताएं सन 1920 के आसपास आ चुकी थी, जबकि जो पल्लव है दोस्तों उसका प्रकाशन है वो पुस्तक के रूप में 1928 में हुआ था, जिसे छायावाद का है वो मैनिफेस्टो कहा जाता है। छायावाद के लगभग 20 सालों में विपुल साहित्य रचा गया। एक और प्रसाद निराला आदि कवि भी इस युग में हुए, जिनका प्रधान लक्ष्य साहित्य साधना था, और दूसरी ओर माखनलाल चतुर्वेदी, राम नरेश त्रिपाठी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि रचनाकार भी हुए, जो अपने युग के आंदोलनों में सक्रिय भाग लेते थे और कविताएं भी करते थे। इनके काव्य साधना जीवन को केंद्र बनाकर चलती थी। इसके अतिरिक्त बच्चन, नरेंद्र शर्मा, अंचल की अनेक रचनाएं इस युग में रची गई थी। एक दोस्तों आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखने योग्य बात है कि छायावाद के समांतर ही एक आंदोलन चलता है, ठीक है, जिसे आपके स्वच्छंदतावादी आंदोलन कहते हैं। इन्होंने किसी प्रकार के बंद करके इन्होंने कविता नहीं की थी। जिस प्रकार रीति मुक्त कविता की गई थी उसी प्रकार है वो स्वच्छंदतावादी कवियों ने कविता की थी। अब स्वच्छंदतावादी धारा क्या है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक तो आपकी प्रेम मार्गी धारा हो गई और एक आपकी राष्ट्रीय पद्धति की धारा हो जाती है। राष्ट्रीय पद्धति की धारा में प्रमुख कवि कौन से हैं? आपके रामधारी सिंह दिनकर हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं, माखनलाल चतुर्वेदी हैं। तो ये आपके प्रमुख कवि हो जाएंगे। जो प्रेम की है, जिसे कि हालावाद कहा जाता है, तो उसके जो प्रमुख कवि हैं वो हो जाएंगे आपके डॉक्टर बच्चन। इसके अलावा उसके कवि हो जाएंगे नरेंद्र शर्मा हो जाएंगे, रामेश्वर शुक्ल, अंचल हो जाएंगे, भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। छायावाद के इस काल में कवित्व की दृष्टि से अनुभूति की तीव्रता, सूक्ष्मता और अवेजना शिल्प के उत्कर्ष की दृष्टि से यह काव्य श्रेष्ठ है। इस काल के काव्य में प्राचीन भारतीय परंपरा के जीवंत तत्वों का समावेश नहीं हुआ, वरन उसने परवर्ती काव्य के विकास को भी काफ़ी प्रभावित किया। छायावादी काव्य में ही अपने युग के जनजीवन की समग्रता की अभिव्यक्ति मिलती है। यह काव्य पूर्ण और सर्वांगीण जीवन के उच्चतम आदर्श को व्यक्त करने का प्रयास करता है। छायावाद का युग भारत की अस्मिता की खोज का युग है। तो खड़ी बोली का यदि दोस्तों आपसे स्वर्ण काल पूछा जाए तो वो आपके छायावादी काल हो जाएगा। इस युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति है राष्ट्रीय और सांस्कृतिक काव्य का सृजन। इस राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के मुख्य कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, सिया राम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन और सुभद्रा कुमारी चौहान। इसके अलावा आपके रामधारी सिंह दिनकर भी आ जाएंगे उसके बाद में। तो अब हम पढ़ते हैं माखनलाल चतुर्वेदी को। 1889 में ही आपके प्रसाद का जन्म हुआ था। 1968 का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद के बाबई में हुआ था। इन्होंने प्रभा, प्रताप और करमवीर पत्रिकाओं का संपादन है वो किया था। तो ये आपकी करमवीर है, आपसे बहुत जब पूछी जाती है। इनका उपनाम था एक भारतीय आत्मा। इनके कविता संग्रह है हिमकरीटनी और हिमतरंगिनी हैं। तो हिमकरीटनी है दोस्तों, उसको सबसे पहले साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था, ठीक है। हिमकरीटनी और हिमतरंगिनी आपसे पूछी जाती है। इनकी रचनाओं में देश के प्रति गंभीर प्रेम और देश कल्याण के आत्मोत्सर्ग की उत्कट भावना दिखाई देती है। पुष्प की अभिलाषा इनकी दोस्तों प्रसिद्ध कविता है। तो वो वाली कविता है कि मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पे जाएं वीर अनेक, हे बनवाली तोड़ मुझे तू उस पथ पर देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाएं वीर अनेक। तो पुष्प की अभिलाषा है वो यहाँ पर व्यक्त की गई है कि भिन्न भिन्न स्थितियों में पुष्प है वो क्या अपना जीवन का है वो योगदान देना चाहता है। अब अगले कवि हैं वो है आपके सिया राम शरण गुप्त। तो ये आपके मैथिली शरण गुप्त के हैं, वो भाई माने जाते हैं। 1895 से 1963 का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के चिरगांव नामक गांव में हुआ था। ये मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। ये समरसता और नम्रता की प्रतिमूर्ति थे। इनकी पहली रचना 1910 में इंदु पत्रिका में प्रसाद द्वारा थी प्रकाशित हुई थी। मौर्य, विजय, अनाथ, दूर्वादल, विषाद, आर्द्रा, पाथेय, मृण्मयी आपकी पूछी जाती है, बापू आपकी पूछी जाती है, दैनिकी आदि इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह हैं। इनकी सभी रचनाओं पर अहिंसा, सत्य, करुणा, विश्व बंधुत्व, शांति और गांधीवादी मूल्यों का गहरा प्रभाव दिखाई देता है। तो जो सिया राम शरण गुप्त हैं वो गांधीवादी विचारधारा के दोस्तों सबसे प्रबल समर्थक हैं वो माने जाते हैं। अगले हो जाएंगे आपके बालकृष्ण शर्मा नवीन। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक लहर इधर से आए एक लहर उधर को जाए। तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन हैं। 1897 से लेकर के 1960 का जन्म ग्वालियर के भयाना गांव में हुआ था। इन्होंने प्रभा तथा प्रताप जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया था। कुमकुम 1939 इनका पहला कविता संग्रह है। उर्मिला काव्य इन्होंने 1934 में लिख दिया था, किंतु उसका प्रकाशन 1975 में हुआ था। इनके अन्य काव्य ग्रंथ हैं अपलक, रश्मि रेखा, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के,
तो ये दोस्तों आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हम बिस्पाई जन्म के, तो एक तो ये हम बिस्पाई जन्म के आपके ये हो गया बालकृष्ण शर्मा नवीन का, और एक है एक कंठ बिस्पाई, वो आपके दोस्तों दुष्यंत कुमार का हो जाएगा। तो नवीन जी की रचनाओं में प्रणय और राष्ट्र प्रेम दोनों भावों की उत्तम अभिव्यक्ति हुई है। ये स्वच्छंदाता, प्रेम और मस्ती के कवि के रूप में अधिक जाने जाते हैं। अब हो जाएंगी सुभद्रा कुमारी चौहान। 1905 से लेकर के 1948 का जन्म प्रयाग के निहालपुर में हुआ था। ये शिक्षा अधूरी छोड़कर स्वतंत्रता के आंदोलन में कूद पड़ी। स्वतंत्रता आंदोलन के समय ये कई बार जेल भी गईं। इनकी कविताएं त्रिधारा और मुकुल में दोस्तों ये आपसे पूछा जाता है, त्रिधारा और मुकुल। कॉलेज लेक्चरार में इस बार ये पूछा गया था कि त्रिधारा है वो मुकुल है, ये किसकी कविताओं का संग्रह है, वो आपकी सुभद्रा कुमारी चौहान। इनकी कविता झांसी की रानी तो सामान्य जनजीवन में बहुत प्रसिद्ध हुई, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन में दोस्तों बहुत आगे वो फूंकी थी। इन्होंने राष्ट्र प्रेम के साथ साथ पारिवारिक परिदृश्य पर भी रचनाएं लिखी हैं, तो ये आपको याद आ जाएगा। तो सुभद्रा कुमारी चौहान के बारे में पूरा डेस्क्रिप्टिव प्रश्न है वो पूछा गया था, ठीक है, कि इनकी जो कविताएं हैं वो त्रिधारा मुकुल में है। इन्होंने केवल राष्ट्र प्रेम से संबंधित कविताएं लिखी हैं, तो ये वहाँ पर गलत ऑप्शन हो गया था, क्योंकि इन्होंने राष्ट्र प्रेम के अलावा है पारिवारिक संदर्भ में, बचपन के संदर्भ में भी दोस्तों मनोवैज्ञानिक कविताएं उन्होंने लिखी हैं। इसके साथ ही राम नरेश त्रिपाठी हम आगे पढ़ चुके हैं दोस्तों, द्विवेदी युग में। पथिक है, मिलन है, स्वप्न है, मानसी है। उदय शंकर भट्ट है, इनका है वो जो संस्मरण वगैरह है उनमें इनका नाम है जो विशेष रूप से जाना जाता है। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद है, दिनकर है। आदि ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की कविताएं लिखी थी। तो दिनकर की आपकी हो गई कुरुक्षेत्र हो गई, रसवंती हो गई, हुंकार हो गई, ठीक है। राम नरेश त्रिपाठी ने मानसी 1927, पथिक 1920, स्वप्न 1929 खंडकाव्य लिखी। उदय शंकर भट्ट ने तक्षशिला 1929, दिनकर ने रेणुका 1935 कविता संग्रह लिखे थे। तो जो दिनकर का जो आपका काल है वो आपके थोड़ा सा बाद में माना जाता है। छायावाद में उन्होंने इतनी कविताएं नहीं लिखी थी, जो आपके बाद में इनकी कविताएं आती हैं, आपके कुरुक्षेत्र वगैरह है, ठीक है। ये सारी कविताएं परशुराम की प्रतीक्षा है, तो ये सारी कविताएं हैं इन्होंने प्रगतिवाद प्रयोगवाद की समय सीमा में लिखी थी। अब हम पढ़ेंगे दोस्तों छायावादी कवि। तो एक तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा थी जिसकी हमने कवि पढ़ लिए, जिसमें आपके रामधारी सिंह दिनकर आ जाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी आ जाएंगे, ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान आ जाएंगी, बालकृष्ण शर्मा नवीन आ जाएंगे। एक थी आपकी प्रेम मार्ग की काव्यधारा जिसमें डॉक्टर बच्चन सिंह, उनको भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। लेकिन अब बात कर लेते हैं छायावादी कवि थे। छायावाद के प्रमुख 4 स्तंभ कवि थे, जिसमें सबसे पहले थे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत और आपकी महादेवी वर्मा। इसके अलावा रामकुमार वर्मा थे, भगवती चरण वाजपेयी थे, ठीक है, और माखनलाल चतुर्वेदी का नाम भी छायावाद में जोड़ दिया जाता है। तो ये हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले यदि मैं आपको बताऊं छायावाद की बृहत्त्रयी और छायावाद की लघुत्रयी, तो छायावाद की बृहत्त्रयी आचार्य नंदलाल वाजपेयी ने 3 अलग अलग निबंध लिख करके पंत पर, प्रसाद पर और निराला पर छायावाद की बृहत्त्रयी यानी कि बड़ी त्रयी है उसकी घोषणा उन्होंने की थी। तो छायावाद की बड़ी बृहत्त्रयी में हो जाएंगे आपके प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इसके बाद में छायावाद की लघुत्रयी में किनको शामिल किया जाता है, ये आपसे बराबर दोस्तों पूछा जाता है। तो छायावाद की जो लघुत्रयी है उसमें महादेवी वर्मा हो जाएंगी, रामकुमार वर्मा हो जाएंगे और आपके भगवती चरण वर्मा हो जाएंगे। लेकिन कहीं कहीं कई विद्वान हैं वो माखनलाल चतुर्वेदी को है लघुत्रयी में शामिल करते हैं। तो अब छायावाद के जो प्रमुख कवि हैं उनमें जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला और महादेवी वर्मा हो जाएंगी। कृष्णदेव झारी ने दोस्तों छायावाद के प्रधान 4 स्तंभ माने हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी, जिसमें छायावाद का जो ब्रह्मा है वो प्रसाद को कहा है, छायावाद का जो विष्णु है वो पंत को कहा है, छायावाद का जो रुद्र है यानी शिव है वो आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा है, और छायावाद की जो आपकी दुर्गा है, शक्ति है, वो आपके महादेवी वर्मा को कहा है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रसाद को। तो जयशंकर प्रसाद 1890, ठीक है, कहीं कहीं 1889 मिलता है दोस्तों। तो 1889-90 में 1937 तक का जन्म काशी के एक संपन्न सुंगनी साहू घराना था दोस्तों, उसमें हुआ था, जो सुंगनी साहू के नाम से प्रसिद्ध था। कवि होने के साथ साथ ये गंभीर चिंतक थे। इनकी क्या है कि काशी में एक बहुत प्रसिद्ध ही दोस्तों इत्र की और तंबाकू की दुकान थी, जिस पर ये कभी कभी बैठा करते थे, ठीक है। वहीं पर इन्होंने घर पर ही इन्होंने अपना अध्ययन है वो किया था। ये कामायनी 1935 इनका प्रसिद्ध महाकाव्य है। इनकी काव्य रचनाएँ हैं वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार 1910, शोकोच्छ्वास 1910, बब्रू बहान 1911, कानन कुसुम, ये आपको याद रखना है, कानन कुसुम 1913,
प्रेम पथिक 1913, करुणालय 1913, महाराणा का महत्व 1914, झरना 1918, विशेष रूप से आपको याद रखना है, आंसू 1924, कहीं कहीं 25 भी मिलता है, लहर है 1933। इनकी कविताओं में स्वार्थ का निषेध कर भारतीय समाज और विश्व के कल्याण की प्रतिष्ठा की गई है। तो इस किताब को दोस्तों आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। इस किताब में दोस्तों आपकी वो चीज़ है, और ये आपकी प्रमाणिक किताब है, राजस्थान बोर्ड की किताब है, और इसके आधार पर आप है वो रिट भी लगा सकते हैं। तो इसकी जो डेट है दोस्तों, एक आध कोई ऐसी गलत है वो आ जाती है, वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको निश्चिंत होकर के पढ़ना है, ठीक है। तो कोई भी आपको टेंशन है वो नहीं लेनी है। तो ये तो हो गई दोस्तों हमारे जयशंकर प्रसाद, जिन पर आपके आनंदवाद की इन्होंने स्थापना की थी, आनंदवाद दर्शन की, ठीक है, जिसे कि प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा जाता है। अब आ जाएंगे दोस्तों छायावाद के रुद्र। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 1897 से 1962 का जन्म महिषादल स्टेट मेदिनीपुर बंगाल में बसंत पंचमी को हुआ था। इनका जीवन अनेक अभावों और विपत्तियों से रहा था। इनका जो बचपन का नाम है वो सूर्य कुमार था, ठीक है, लेकिन जैसे ही इन्होंने मतवाला मंडल का है वो जो कारोबार संभाला था संपादन का, तो उस मतवाला मंडल के द्वारा इनको निराला नाम है वो दिया गया था। ये अपनी धुन के पक्के और फक्कड़ स्वभाव के व्यक्ति थे। अपनी इनकी रचनाएं जूही की कली 1916 में हो गई थी दोस्तों। इस कविता को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था, कह दिया था कि ये तो बहुत ही फूहड़ और अश्लील रचना है। अनामिका 1923 में, परमल हो जाएगा 1930 में, गीत का हो जाएगी आपके 1936 में, तुलसीदास 1937 में। इन्होंने मतवाला और समन्वय का संपादन भी किया था। तो तुलसीदास है दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने चिंतन किया है, ठीक है, चिंतन, अपने चिंतन को दिखाना ही इनका यहाँ पर प्रमुख उद्देश्य रहा है। धिक आए तुम यो अनाहूत, धो दिया कुल धर्म सब पूत, तुम राम के नहीं काम के सुत कहलाए, कैसी शिक्षा कैसे ब्रह्म पर आए। तो मतवाला का और समन्वय का इन्होंने संपादन किया था। इनकी लंबी कविता है जो राम की शक्ति पूजा है, जो एक बार मैंने आपको सुनाई थी, लगभग 312 पंक्तियों की दोस्तों कविता है इनका ही, जिसमें छायावाद की सारी विशेषताएं देखने को मिल जाती हैं। और कहा जाता है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने केवल कुछ भी ना लिख करके केवल 3 चीज़ें लिखी होती। एक तो आपके है वर दे वीणा वादनी वर दे, ये इनकी दोस्तों वंदना है, सरस्वती वंदना है। दूसरी है इनका सरोज स्मृति, जो कि आपके हिंदी का शोकगीत माना जाता है। और तीसरी है राम की शक्ति पूजा। यदि 3 कविताएं लिख देते तो भी निराला उतने ही दोस्तों प्रशंसनीय होते, आदरणीय होते, समादृत होते जितने की आज हैं। छायावाद काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि है। तो यदि मैं दोस्तों आपके छायावाद के प्रवर्तक के बारे में कहूँ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। वो एक तरफ तो मैथिलीशरण गुप्त को भी मानते हैं, मुकुटधर पांडे को भी मानते हैं। और यदि हम आपके जैसे कि गणपति चंद्र गुप्त हैं और नंदुलारे वाजपेयी हैं, तो वो आपके मानते हैं आपके जयशंकर प्रसाद को। विनय मोहन शर्मा है तो वो आपके पंत को मानते हैं। इस प्रकार है वो आपके छायावाद का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन जो सर्वसम्मति से है तो जयशंकर प्रसाद 1918 से छायावाद का प्रारंभ प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये हो गई दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो यहाँ पर पूरी रचनाएं दोस्तों इसलिए नहीं है क्योंकि इनकी छायावादी रचनाओं का यहाँ पर उल्लेख किया जा रहा है, जो 1936 या 1938 से पहले इन्होंने लिखी थी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं पंत की, जिन्हें कि कृष्णदेव झारी ने छायावाद का विष्णु कहा है। तो सुमित्रानंद पंत 1900 से 1970 का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला अल्मोड़ा के कौसानी गांव में हुआ था। और दोस्तों किसी भी युग से चाहे क्वेश्चन आए चाहे नहीं आए, लेकिन छायावाद युग में प्रसाद, निराला, महादेवी और आपके पंत चारों से क्वेश्चन है दोस्तों ज़रूर आपके पूछे जाएंगे। इस बार आप ध्यान रखना, चारों की चारों जो कवि हैं उनकी रचनाएं हैं, चाहे गद्य हों चाहे वो काव्य रचनाएं हों, आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होंगी। बचपन में मातृ स्नेह से वंचित हुए बालक पंत का मन अल्मोड़ा की प्राकृतिक सुषमा की ओर आकृष्ट हुआ। पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा है, ये आपसे पूछी जाती है 1916 में। उनके काव्य ग्रंथ हैं उच्छ्वास 1920 में, ग्रंथि 1920 में, वीणा 1927 में, पल्लव 1928 में, गुंजन 1932 में। और वीणा इनका अंतिम छायावादी काव्य संग्रह माना जाता है, जिसमें कि छायावाद की आपकी वीणा है, धुन बजी है। पंत के काव्य में प्रकृति के मनोरम रूपों का मधुर और सरस चित्रण मिलता है, तो इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अब बात करेंगे महादेवी वर्मा की। 1907 से लेकर 1987 का जन्म उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ था। इनकी काव्य संग्रह है निहार 1930, रश्मि
1932 और नीरजा 1935 और सांध्य गीत 1936। यामा 1940, यामा के लिए दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। तो ये आपके दोस्तों बहुत ही दोस्तों देखिए कितनी, मैं इस बुक को दोस्तों इसकी प्रामाणिकता को मान चुका हूँ कि हाँ भले ही इसमें स्पष्ट रूप से नहीं हो, लेकिन इसमें जो कितना भी बड़ा दोस्तों मैंने कॉलेज लेक्चरर का पेपर देखा था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें सब की दोस्तों इसमें झलक है वो देखने को मिल रही है। तो बनाने वाले छोटे मोटे नहीं हैं दोस्तों, विभिन्न विश्वविद्यालयों के हैं वो प्रोफेसर हैं, ठीक है, ज्ञान के आपके भंडार हैं। तो वहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था कि यामा में कौन सी काव्य संग्रह की रचनाएं सम्मिलित नहीं हैं। तो वहाँ पर आपके निहार की हैं, रश्मि की हैं, नीरजा की हैं, सांध्य गीत की हैं। तो इनकी जो रचनाएं संग्रहित हैं इसमें यामा में, इनकी कुछ कुछ फेमस रचनाएं लेकर के इन्होंने यामा में संग्रहित कर दी थी, जिसके ज्ञानपीठ पुरस्कार इन्हें मिला था। तो ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके कॉलेज लेक्चरर में आपके वो आया था 2021 में, ठीक है। तो एक एक लाइन है दोस्तों इस कविता, इस जो पाठ है, इसकी जो पुस्तक है वो आपकी महत्वपूर्ण है। छायावाद के अन्य कवियों में माखनलाल चतुर्वेदी हैं, हमने पढ़ लिए हैं, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, भगवती चरण वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, मोहनलाल महतो वियोगी, लक्ष्मी नारायण मिश्र, जनार्दन प्रसाद झा द्विज, गोपाल सिंह नेपाली, केदारनाथ मिश्र, प्रभात, आरसी प्रसाद सिंह आदि का उल्लेखनीय है। एक क्वेश्चन इस प्रकार का भी आया था अज्ञे के बारे में कि इन्होंने, अज्ञे ने शुरुआत है छायावादी कविताओं से कर दी थी। जी बिल्कुल कर दी थी, छायावाद की इन्होंने थोड़ी बहुत कविताएं लिखी थी जो, लेकिन इनका जो प्रमुख योगदान है वो आपके प्रयोगवाद में माना जाता है। इस काल में प्रेम और मस्ती का काव्य है, अब वो आ गया साहब हालावाद की तरफ। प्रेम और मस्ती का काव्य है, खूब लिखा गया था। इन कवियों में हरवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, गोपाल सिंह नेपाली, हृदयेश, हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल, अंचल आदि का नाम उल्लेखनीय है। इन कवियों की कविताओं में जीवन से भागने की नहीं वरन जीवन की विषमताओं को एक सामान्य अनुभूति के स्तर पर सुलझाने की ललक दिखाई पड़ती है। तो जैसे कि भगवती चरण वर्मा है, हम दीवानों की क्या हस्ती, मौज उड़ाते जहाँ चले, ठीक है, धूल उड़ाते जहाँ चले। निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि छायावाद में स्वच्छंदवादी प्रवृत्ति मिलती है। तो स्वच्छंदवाद है वो कहा है डॉक्टर बच्चन सिंह ने इसको छायावाद की बजाय स्वच्छंदवाद नाम दिया है। मुकुटधर पांडे है, उन्होंने इसे छायावाद कहा है, ठीक है, किंतु इसमें नैतिक दृष्टि प्रधान है। छायावादी काव्य सर्ववाद, कर्मवाद, वेदांत, शैव दर्शन, अद्वैतवाद, भक्ति आदि भारतीय सिद्धांतों को लेकर के आता है। इनकी अभिव्यंजना शैली में नवीनता है। तो छायावाद के जो 4 प्रधान स्तंभ हैं उनके अलग अलग दर्शन भी आपसे कई बार मिलान के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो जो प्रसाद है उनका प्रत्यभिज्ञा दर्शन है, या इसे समरसतावाद कह लो या इसे आनंदवाद कह लो। जो सुमित्रानंद पंत है उनका आपका है अरविंद दर्शन से ये प्रभावित थे। सूर्यकांत त्रिपाठी नारायण वो आपके अद्वैत वेदांत दर्शन से प्रभावित थे। और जो महादेवी वर्मा है वो आपके बौद्ध दर्शन से, जिसमें कि करुणा की प्रधानता है, उससे प्रभावित मानी जाती हैं। तो ये आपके नाम देख लिए। इसके अलावा कुछ एक इनकी परिभाषाएँ भी दोस्तों विद्वानों के द्वारा दी गई हैं, वो इसमें नहीं है। क्या परिभाषाएँ हैं कि छायावाद स्थूल के प्रति है, वो सूक्ष्म का विद्रोह है, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा था, ठीक है, ये आपके पिछली बार पूछ लिया गया है। इसके अलावा जब आत्मा की छाया परमात्मा में, और जब आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है तो उसको हम छायावाद कहते हैं। रामकुमार वर्मा का कथन है। जब वेदना के आधार पर स्वानुभूत व्यक्ति होने लगे तो ये आपके जयशंकर प्रसाद की वो है, ठीक है। तो ये आपकी 3 प्रमुख हैं वो आपकी परिभाषाएं मानी जाती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है, लेकिन वो इतनी प्रसिद्ध नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि छायावाद का है वो 2 अर्थों में अर्थ लिया जा सकता है। एक तो ये छायावाद काव्य की विशिष्ट प्रणाली है, पद्धति है, और एक इसका अर्थ है वो रहस्यवाद। तो छायावाद को रहस्यवाद के अर्थ में ही रूपायित करने वाले आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ठीक है। तो 3 प्रमुख परिभाषाएँ हैं आपकी, आत्मा की छाया परमात्मा में, परमात्मा की छाया आत्मा में, रामकुमार वर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है, कहने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। और जब वेदना के आधार पर, ये आपके कॉलेज लेक्चर 2021 में आ गया है कि जब वेदना के आधार पर स्वानुभूत अभिव्यक्ति होने लगे, ठीक है, तो उसे हम छायावाद के नाम से जानते हैं। तो ये आपके जयशंकर प्रसाद की मानी जाती है। तो मैंने आपको काफ़ी अलग से बताने का प्रयास किया है, लेकिन दोस्तों पूरा यदि आपको जानना है तो हिंदी साहित्य की कक्षाएँ वो शुरू कीजिए। आपको पूरा है दोस्तों, हिंदी को एक खेल ना बना दिया तो कहना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों छायावाद काल का गद्य साहित्य। तो सबसे पहले बात करेंगे इस छायावाद के समय में दोस्तों नाटक है वो सबसे प्रधान रचना है, उपन्यास है और आपकी कहानी विधा है। 3 आपके प्रमुख विधाएं हैं। तो छायावाद काल में नाटक
हिंदी नाटक साहित्य की दृष्टि से इस युग को प्रसाद युग कहना उचित है। प्रसाद जी ने 1918 ईस्वी के पूर्व ही नाटक लिखने प्रारंभ कर दिए थे। उनकी आरंभिक रचनाएं सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, करुणालय और राज्य श्री हैं। इनके अतिरिक्त विशाख 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, कामना 1927 में, जन्मेजय का नागयज्ञ 1926 में, स्कंदगुप्त विशेष रूप से याद रखना है आपको 1928 में, एक घूंट है वो आपके 1930 में, चंद्रगुप्त आपको विशेष रूप से याद रखना है 1931 में, ध्रुव स्वामी है विशेष रूप से आपको याद रखना 1933 में। हिंदी नाट्य साहित्य को विशिष्ट स्तर पर एवं गरिमा प्रदान की थी। वस्तुतः हिंदी उपन्यास और कहानी के क्षेत्र में जो स्थान प्रेमचंद का है और वही नाटक के क्षेत्र में प्रसाद का है। द्विवेदी युग में, अब दोस्तों ये आपकी जो पंक्तियां कही जा रही हैं ना, तो ये यहाँ पर किताब लिखने वाले स्वयं नहीं कह रहे हैं, ये आपके कोई ना कोई आपका कह रहा है, आलोचक है, चाहे कोई इतिहासकार है जिन्होंने प्रसाद का, पंत का, इन्होंने इनका विवेचन किया है, मूल्यांकन किया है, तो वो कोई ना कोई इसमें कह रहा है। तो इसी प्रकार की आपकी पंक्ति उठा ली जाती है और यहाँ पर नाम नहीं है दोस्तों, लेकिन जब आप विस्तार से पढ़ते हैं, प्रमुख जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ते हैं, तब आपको पता चलता है कि ये पंक्तियाँ किस किसने कही हैं। ठीक है, तो हालांकि मुझे भी नहीं पता है कि ये पंक्ति किसने कही है, लेकिन ज़रूर कही ज़रूर है। द्विवेदी युग में हुई नाट्य लेखन की क्षतिपूर्ति जयशंकर प्रसाद ने, ये सारी की सारी पंक्तियाँ हैं वो विद्वानों के द्वारा बोली जा रही हैं, इन्होंने केवल समेट करके यहाँ पर रख दी हैं। द्विवेदी युग में हुई नाट्य लेखन की क्षतिपूर्ति जयशंकर प्रसाद ने की थी। भारतेंदु द्वारा स्थापित की गई हिंदी नाटक और रंगमंच की परंपरा को जयशंकर प्रसाद ने यही नया जीवन और नई दिशा प्रदान की थी। प्रसाद जी मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रतिष्ठित हैं। तो एक बार है वो जो प्रेमचंद जी, उन्होंने कह दिया था प्रसाद जी से कि जो प्रसाद जी हैं वो तो गड़े मुर्दे हैं, वो उखाड़ते हैं। तो फिर प्रसाद जी ने कंकाल जैसा उपन्यास लिख करके है प्रेमचंद को इस बात का उत्तर दिया था कि वो तो अपने जो नाटक हैं हमेशा गड़े मुर्दे इतिहास की बातों को ही करते हैं। तो इन्होंने यथार्थवादी उपन्यास भी लिखे थे, कहानियाँ भी लिखी थी। प्रसाद के अतिरिक्त है हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। हरिकृष्ण प्रेमी ने शब्दी में स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना आदि नाटक लिखे थे। इनमें स्वर्ण विहान गीति नाटक है। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने इस काल में अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली विशेष रूप से, आधी रात आदि नाटकों की रचना की थी। तो जो सन्यासी है और जो अशोक है दोस्तों, वो आपको याद रखना है। इसके अतिरिक्त अंबिका प्रसाद, अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, रामनरेश त्रिपाठी, गंगा प्रसाद अरोड़ा, गौरी शंकर प्रसाद, परिपूर्णानंद, वियोगी हरि, गोकुल चंद्र वर्मा, कैलाश नाथ भटनागर, लक्ष्मी नारायण गर्ग, शेठ गोविंद दास, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध आदि के नाटक भी उल्लेखनीय हैं। यह काल नाट्य साहित्य के लिए समृद्ध काल कहा जा सकता है। इस काल में ऐतिहासिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक चेतना एवं यथार्थपरक नाटक लिखे गए थे। अब बात करते हैं हम एकांकी नाटकों के बारे में, और जो गद्य की अन्य विधाएं दोस्तों वो हम अगली कक्षा में है वो आपकी डिस्कस करेंगे। तो एकांकी लेखन का प्रचलन छायावाद काल में ही हुआ था। यों आरंभ से ही एकांकी लेखन के छिटपुट प्रयास होने लगे थे। तो दोस्तों एकांकी है और नाटक में क्या समानता है कि ये एक ही रूप हैं, इसमें संवाद होते हैं, अभिनेता इनका प्रमुख गुण होता है अलग से। लेकिन जो एकांकी और नाटक में मुख्य अंतर है वो ये होता है कि एकांकी में एक अंक होता है, ठीक है, नाटक में आपके 3 या अधिक अंक होते हैं। एकांकी बड़ी होती है, एकांकी छोटी होती है, नाटक आपका बड़ा होता है। एकांकी में पात्र कम होते हैं, नाटक में पात्र बड़े होते हैं। ठीक है, कम समय में एकांकी पूरा किया जा सकता है, जबकि नाटक है वो उसके लिए समय चाहिए कम से कम 3 घंटे। तो ये आपके उसमें प्रमुख है विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए महेश चंद्र प्रसाद के भारतीय स्वर का संदेश 1918, देवी प्रसाद गुप्त के उपाधि और व्याधि 1921। हालांकि एकांकी है वो सेकंड ग्रेड में नहीं है दोस्तों, लेकिन फिर भी जो छोटी छोटी बातें हैं आपकी 2-4 एक एकांकी हैं वो आपको याद होनी चाहिए। उपाधि और व्याधि 1921 तथा रूपनारायण पांडे का प्रायश्चित प्रहसन 1923 उल्लेखनीय है। बद्रीनाथ भट्ट के एकांकी संग्रह लवड़, धोधों, मनोरंजक प्रहसन संकलित हैं। हनुमान शर्मा के एकांकी संग्रह मान विजय, वेचन शर्मा उग्र का 4 विचारे 1929। प्रसाद का एक घूंट है दोस्तों वो आपका एकांकी नाटक है वो माना जाता है। 1930 भी इस काल की उल्लेखनीय रचनाएं हैं। हिंदी में पश्चिमी ढंग के एकांकी नाटकों का प्रचलन है वो 1930 के बाद में हुआ था। इस क्रम में रामकुमार वर्मा है, बादल की मृत्यु दोस्तों इनकी एकांकी मानी जाती है, प्रसिद्ध है। भुवनेश्वर प्रसाद कांरवा 1935 है, उल्लेखनीय रचनाएं हैं। मैं आपको दोस्तों यूट्यूब की कम्युनिटी पोस्ट है वो आपको डालता रहता हूँ, उसमें विभिन्न प्रकार के मैं क्वेश्चन आपसे पूछता रहता हूँ, तो आप उसमें ज़रूर वोट करें जिससे कि आपको पता चले। यदि आपको नहीं पता है तो आप कमेंट में लिख करके मैं आपको दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको उसमें कमेंट करके उसको मैं पिन कर देता हूँ, उसका जवाब आपको मिल जाता है। तो आप उसको लगातार चेक करते रहें, ठीक है।
जो आपके बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध आए हुए क्वेश्चन हैं उनको मैं आपको डालता रहता हूँ वहाँ पर, कुछ कठिन क्वेश्चन भी डालता हूँ, ठीक है, जिससे आपको है वो कुछ अटपटे नाम भी ऐसे डालता हूँ, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। ये देख के नहीं करना है कि भाई इस पर 89% वोट हैं तो हम यही सही होगा, ये बिल्कुल दोस्तों सही नहीं है, ठीक है। मैं उसको आपको फंसाने का प्रयास है वो करता हूँ वहाँ पर, तो आप उसको ज़रूर आप उस पर वोट दीजिएगा। अन्य एकांकीकारों में ये बादल की मृत्यु मैंने एक बार डाली थी जो ज़्यादातर का सही आया था। अन्य एकांकीकारों में गणेश प्रसाद द्विवेदी का सुहाग बिंदी अन्य नाटक 1934, उदय शंकर भट्ट का दुर्गा 1934 और एक ही कब्र में 1936, सेठ गोविंद दास का स्पर्धा, जगदीश चंद्र माथुर का मेरी बांसुरी, भोर का तारा, ये दोस्तों आपकी बहुत प्रसिद्ध है इनकी एकांकी, भोर का तारा, भगवती चरण वर्मा का एकांकी सबसे बड़ा आदमी 1936 विशेष लोकप्रिय हुए थे। तो ये आपका दोस्तों हमने काव्य और आपके नाटक और आपके एकांकी है इनको पढ़ लिया है। अगली जो आपकी गद्य की विधाएं हैं, ठीक है, जैसे कि आपकी कहानी है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, संस्मरण है, ठीक है, जीवनियाँ हैं, वो आपकी अगली कक्षा में, और जो छायावादोत्तर काल है उसको भी दोस्तों हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली कक्षा में। यदि आप अभी चैनल पे नए हैं और चैनल को यदि तक अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लो और ऑल पर क्लिक कर लो, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको दोस्तों लगातार मिल सके। क्योंकि जो मैं सीरीज़ शुरू करता हूँ तो पहले दिन तो उसका दोस्तों रेस्पॉन्स बहुत ज़्यादा आता है, लेकिन धीरे धीरे है वो संख्या कम हो जाती है। ये आपकी दिखाता है कि आप रेगुलरिटी नहीं बना पा रहे हैं, तो रेगुलरिटी बनाने का प्रयास कीजिए। रेगुलरिटी निरंतरता ही दोस्तों किसी सफलता की है वो और हमें अग्रसर करती है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।